सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डेन ऑफ थीव्स के बारे में। ये कहानी है लॉस एंजलिस के सबसे खतरनाक चोरों की, जो यहाँ के हर एक बैंक को लूटते हैं। लेकिन उनके लिए मुसीबतें तब बढ़ती हैं जब यहाँ का एक जासूस उनके पीछे लगता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने लॉस एंजलिस का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक डोनट शॉप को देखते हैं और ये सुबह सुबह का वक्त होता है और इसी डोनट शॉप के आगे एक आर्मर ट्रक रुका हुआ होता है जो बिल्कुल ही खाली है और इस ट्रक के ड्राइवर अंदर गए हुए हैं। लेकिन वो जैसे ही डोनट शॉप से बाहर आते हैं, कुछ लोग आकर के उन पे बंदूक तान देते हैं और उन्हें पीछे हटने के लिए कहते हैं ताकि उनके ट्रक को ये लोग चुरा सके। लेकिन जल्दी ही इनके एक साथी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो गार्ड पे गोली चला देता है और गोली की आवाज सुनने के बाद जल्दी यहाँ पे पुलिस वाले आने लगते हैं। इसीलिए वे सारे चोर अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वालों पे गोलियां चलाने लगते हैं और पुलिस वाले भी इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और बहुत देर तक ऐसे ही गोलीबारी होती रहती है और ये लोग कुछ पुलिस वालों को मार गिराते हैं और उसके साथ साथ उन दोनों गार्ड्स को, और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इन्हें पता है कि यहाँ से भागना आसान नहीं है क्योंकि वो पुलिस वाले इनके पीछे लगे हुए हैं। तभी हम इनके एक साथी को देखते हैं जिसका नाम है मैक, और मैक ने पुलिस के रेडियो को हैक कर रखा है, इसीलिए उसे पता है कि पुलिस वाले यहाँ पे कितनी देर में पहुंचेंगे। फिर वो सारे चोरों को कहने लगता है कि तुम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। फिर ये लोग जल्दी जल्दी यहाँ से भागने लगते हैं और ये अपने साथ आर्मर ट्रक को भी लेकर के जाते हैं। लेकिन जैसे ये लोग अड्डे पे पहुंचते हैं, हम इनके मुखिया को देखते हैं जिसका नाम है रे, और रे के अलावा उसके टीम में और भी कुछ लोग हैं। और रे के बाद इस टीम को लीड करता है इंसन। रे और इंसन दोनों मरीन में थे, लेकिन मरीन छोड़ने के बाद उन लोगों ने डकैती शुरू कर दी और यहाँ के सारे बैंक्स को लूटने लगे। और इनका तीसरा साथी है डॉनी। डॉनी एक बारटेंडर है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है, इसीलिए वो उनकी गैंग में है। और इनका चौथा साथी है बॉस्को, और बॉस्को से ही आज गलती से गोली चली थी जिससे इतना सारा बखेड़ा हुआ है। इसीलिए रे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज हमने कुछ लोगों को मारा है और ये सब कुछ तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। फिर इंसान इन दोनों को अलग करता है और रे अंत में बॉस्को को कहता है कि उस जगह पे जा करके देखो कि पुलिस वाले आखिर वहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसीलिए भी बॉस्को वहाँ के लिए निकल पड़ता है। तभी सुबह हो जाती है और सुबह में हम फिर से डोनट शॉप को देखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे डिटेक्टिव निक आ चुका है और वो बहुत ही ध्यान से यहाँ की सारी चीजों को देख रहा है और उसे पता लगता है कि यहाँ पे रात में 4 पुलिस वालों को मारा गया है और उसके साथ साथ 2 ट्रक के गार्ड्स को। फिर वो पूछता है कि ट्रक के अंदर क्या था, तब पुलिस वाले बताते हैं कि वो बिल्कुल खाली था। इसीलिए अब निक सोच में पड़ जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि आखिर कोई खाली ट्रक के लिए इतना खून खराबा क्यों करेगा। इसीलिए अब निक को इन चोरों पर शक होने लगता है कि जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। फिर वो बाकी लोगों से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट मिला है, तब वो लोग कहते हैं कि नहीं। जाते समय उन लोगों ने यहाँ पे एक ब्लास्ट किया जिससे सारे के सारे फिंगरप्रिंट्स खराब हो गए। फिर निक कहता है कि यहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए, और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तभी हम बॉस्को को देखते हैं जो इन सब की तस्वीरें खींच रहा है, लेकिन निक के जाने से पहले यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं। तब निक उनसे बदतमीजी करने लगता है और हमें पता लगता है कि निक कितना अड़ियल और पागल आदमी है। तभी बॉस्को इन सारी तस्वीरों को लेकर के पहुंचता है रे के पास और दिखाता है कि वहाँ पर एक जासूस आया था जिसका नाम है निक। इसीलिए अब रे निक के बारे में सारी चीजें देखने लगता है और उसे पता लगता है कि निक की अपनी सरकार से नहीं बनती क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी और अड़ियल है। लेकिन वो अभी भी एक जासूस इसलिए है क्योंकि वो इस काम में बहुत ही माहिर है और जिस भी केस के वो पीछे लगा है उसने उसे जरूर सोल्व किया है और उसका काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। पुलिस की शक्ल में वो एक गुंडा है, इसीलिए अब रे भी सोच में पड़ जाता है। तभी हम निक को देखते हैं जो अपने साथियों से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ पे जितनी भी चोरियां हुई हैं मुझे उन सब की लिस्ट देखनी है। और उसे पता लगता है कि पिछले कुछ दिनों में लॉस एंजलिस में बहुत सारी चोरियां हुई हैं, लेकिन कहीं पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है और सारी की सारी चोरियां बहुत ही क्लीन की गई हैं। इसीलिए अब निक को समझ में आ जाता है कि ये काम कुछ शातिर लोगों का है और जिस तरीके से वो गोली चलाते हैं और उनका जैसा निशाना है उसे देख करके ऐसा लगता है कि या तो वो लोग आर्मी में थे या फिर पुलिस में थे। और इतना कहने के बाद निक अपने लोगों को कहता है कि उन सारे लोगों की लिस्ट निकालो जितने भी लोग कभी आर्मी में थे और वो जेल गए हों। फिर इन्हें यहाँ पे एक रे नाम के आदमी के बारे में पता लगता है जो कभी मरीन में हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले वो जेल गया था, लेकिन अब वो जेल से छूट चुका है। तब निक पूछता है कि वो कब जेल से छूटा है और डेट देखने के बाद निक यहाँ पे चौंक जाता है क्योंकि जब से रे जेल से बाहर आया है तब से इस शहर में चोरियां हो रही हैं। इसीलिए अब निक को पूरा का पूरा शक हो जाता है रे पे और कहता है कि मुझे लगता है कि इसने अपने एक गिरोह बना रखा है जिसमें तकरीबन 6 से 7 लोग हैं और वो सब मिलके चोरियां कर रहे हैं। इसीलिए अब ये लोग रे पे नजर रखने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि रे एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है डॉनी, और डॉनी बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाता है और वो एक बारटेंडर भी है। इसीलिए निक कहता है कि अब हम इसी को पकड़ेंगे और यही सच्चाई उगलेगा। इसीलिए अब अगले दिन निक पहुंचता है डॉनी के बार में और यहाँ पर निक मैक को भी देखता है। तभी उसकी नजर पड़ती है डॉनी पे और वो डॉनी का पीछा करने लगता है। इसीलिए बार जैसे ही बंद
होता है और डॉनी बाहर निकलता है तब निक उसका पीछा करने लगता है और मौका मिलते ही उसे बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद डॉनी की आंख खुलती है घर में और वो समझ नहीं पाता है कि वो कहाँ पे है, इसीलिए वो बाहर आता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे निक के ग्रुप के सारे लोग हैं और ये शराब पी रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे लड़कियां भी होती हैं, लेकिन अब ये लोग लड़कियों को भगा देते हैं और वो डॉनी से पूछने लगते हैं कि हमें रे के बारे में बताओ। तब शुरू में डॉनी कुछ नहीं बताता, उसके बाद ये लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं और निक उसे विश्वास दिला देता है कि अगर उसने कुछ नहीं बताया तब वो उसे यहीं पे शूट कर देगा। इसीलिए अब डॉनी पूरी बात बताने लगता है और कहता है कि मैं ज्यादा कुछ भी नहीं जानता, मेरे बार में जितने भी लोग आते हैं उन सबको पता है कि मैं एक शानदार ड्राइवर हूँ। इसीलिए मार्कस नाम का एक दिन एक आदमी आया मेरे पास और उसने मुझे बॉस्को से मिलवाया और बॉस्को मुझे लेकर के गया रे के पास। तब रे ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम शानदार गाड़ी चलाते हो, क्या तुम मुझे दिखाओगे? फिर मैंने डॉनी को गाड़ी चला करके दिखाया और वो बहुत प्रभावित हुआ और उसने मुझे काम दिया और जल्दी ही हमने एक बैंक लूटा जिसमें मुझे बहुत सारे पैसे मिले। तब से ऐसा ही चल रहा है, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता क्योंकि मैं गाड़ी लेकर के बाहर खड़ा होता हूँ और मैं गाड़ी चला करके उन्हें वापस लाता हूँ। तब निक पूछता है कि वो अगली चोरी कहाँ पे करने वाले हैं। तब डॉनी कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो मुझे कुछ भी नहीं बताते, वो मुझे एक दिन पहले बताते हैं और फिर मुझसे काम करवा करके भगा देते हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद निक कहता है कि अब तुम जा सकते हो, लेकिन जैसे ही वो तुम्हें कुछ बताएं तुम हमें बताओगे। इसीलिए अब डॉनी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही यहाँ से निकलता है उसे रे का कॉल आता है। तभी हम निक को देखते हैं और अब निक के पास रे के ग्रुप के सारे लोगों की जानकारी है, इसीलिए वो सबके बारे में छानबीन कर रहा है और इन्हें पता लगता है कि इस टीम में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मरीन में थे, लेकिन एक एक करके इन सबको निकाला गया है। लेकिन अभी तक ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन निक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब ये लोग अगली चोरी करें। तब ये लोग रंगे हाथों उन्हें पकड़े। तभी हम रे को देखते हैं जो अपने पूरे ग्रुप को लेकर के जाता है यहाँ का रिजर्व बैंक के पास और कहता है कि आज तक लॉस एंजलिस रिजर्व बैंक में कोई नहीं घुस पाया है, बहुत लोगों ने कोशिश की है लेकिन सबने अपनी जान खोई है, इसीलिए ये काम लगभग नामुमकिन है, लेकिन हम इसे करेंगे। इसीलिए अब रे अपनी प्लानिंग करने लगता है और वो सबको बताता है बैंक के बारे में और कहता है कि इस बैंक में घुसना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जैसे ही तुम गेट पे पहुंचते हो वो तुम्हारा आईडी कार्ड मांगते हैं और तुम्हारे चेहरे को स्कैन करते हैं और उनके पास पूरी दुनिया का डेटा है, इसीलिए अगर तुमने किसी भी देश में कोई भी क्राइम किया है तब उन्हें पता लग जाएगा। लेकिन इस बैंक में सारे लॉस एंजलिस का पैसा आता है और वो सारा का सारा पैसा जाता है बेसमेंट में, फिर उन सारे पैसों का नंबर कंप्यूटर में नोट किया जाता है। इसीलिए अगर किसी ने वहाँ पे पैसों की हेरा फेरी की और उसने उन पैसों को बाहर खर्च किया तब वो झट से पकड़ा जा सकता है क्योंकि उनके पास नोट का नंबर है। लेकिन यहाँ पे जितने भी पुराने नोट आते हैं उन्हें एक बार कंप्यूटर में डाला जाता है, उसके बाद उन सारे के सारे नोटों को बर्बाद कर दिया जाता है और उनके नंबर्स भी मिटा दिए जाते हैं। इसीलिए अब उन नोटों का कोई वजूद नहीं होता, नोट कचरे में चले जाते हैं और वो हर रोज $30 मिलियन को कचरा बनाते हैं। फिर एक कचरे की गाड़ी आती है और वो सारे के सारे पैसों के भूसे को लेकर के चली जाती है और अगर हमने उन कचरे वाले $30 मिलियन को चुराया तब वो पैसे हमारे होंगे और उसे कोई कहीं भी नहीं ढूंढेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर हम अंदर कैसे जाएंगे। तब रे कहता है कि आर्मर ट्रक में बैठ के जिसे हमने चुराया है, क्योंकि पीछे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती और ज्यादा सीसीटीवी कैमराज भी नहीं है, वो सिर्फ ड्राइवर को देखते हैं। लेकिन अब हमें किसी को बैंक के अंदर भेजना है और इनके पास एक ही क्लीन बंदा है और वो है डॉनी। इसीलिए अगले दिन वो लोग उसे कुरियर बॉय बना करके अंदर भेजते हैं और डॉनी 2 पार्सल लेकर के जाता है अंदर और उसे एंट्री भी मिल जाती है क्योंकि उसने एक बंदे का आईडी कार्ड चुराया होता है। फिर वो अंदर जाता है और एक महिला को खाना देता है और दूसरा पार्सल वो ले जा करके वॉशरूम में छुपा देता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है निक के टीम वाले उसे देख लेते हैं क्योंकि वो हमेशा ही डॉनी पे नजर रखा करते थे। लेकिन अब इस चीज को देखने के बाद निक परेशान हो जाता है और कहता है कि उनकी औकात नहीं है कि वो रिजर्व बैंक को लूटे और वो इतने बेवकूफ भी नहीं हो सकते। लेकिन निक को ये बात भी पता है कि ये लोग पागल हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन निक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो रिजर्व बैंक से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी बात कभी नहीं सुनेंगे। इसीलिए निक कहता है कि अब हमें उन पर नजर रखनी है। फिर वो रात में उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे रे अपनी पूरी टीम के साथ डिनर कर रहा होता है। इसीलिए वो चला जाता है डॉनी के पास और डॉनी को कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, हम लोग जिम में मिले थे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब इस चीज को देखने के बाद रे के सारे लोग परेशान होने लगते हैं। फिर निक एक एक करके सबसे बदतमीजी करने लगता है और जल्दी ही यहाँ पे लड़ाई का माहौल बन जाता है। लेकिन निक के टीम वाले उसे वापस ले जाते हैं और रे भी अपनी टीम के साथ पहुंचता है अपने अड्डे पे। तब ये सारे लोग डॉनी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और ये डॉनी को मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। तब रे उस पे बंदूक तानता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी पूरी सच्चाई बताओ कि तुमने उन लोगों को क्या बताया। तब डॉनी यहाँ पे सब कुछ बताने लगता है और कहता है कि उन लोगों ने मुझे पकड़ा था, तब मुझे पता लगा कि वो हम सबके बारे में जानते हैं और वो बस इंतजार में है कि हम कोई गलती करें और वो हमें पकड़ ले और वो हमें रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद रे कहता है कि उन लोगों से जाके कह दो कि हम फ्राइडे को
चोरी करने वाले हैं और किसी भी कीमत पे हमारा फैसला नहीं बदलेगा। इसीलिए अब डॉनी यहाँ से निकल जाता है और पहुंचता है निक के पास। तब निक उससे पूछने लगता है कि उनकी प्लानिंग क्या है। तब डॉनी यहाँ पे पहले गुस्सा करता है निक पे और कहता है कि तुमने मुझे मरवा दिया था, उन सबको मुझ पे शक हो गया था, इसलिए वो मुझे मारने वाले थे, लेकिन अंत में उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारा पाला बहुत ही गलत लोगों से पड़ा है, क्योंकि वो तुमसे भी ज्यादा ढीठ है और वो फ्राइडे को चोरी करने वाले हैं और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तब निक कहता है कि कौन सी जगह पे वो चोरी करने वाले हैं। तब डॉनी कहता है कि मुझे पता नहीं, क्योंकि वो मुझे कभी भी अपनी प्लानिंग नहीं बताते, इसलिए मुझे जगह के बारे में फ्राइडे को ही पता लगेगा, तब मैं तुम्हें बता दूंगा। इसीलिए अब डॉनी यहाँ से निकल जाता है और निक पहुंचता है एक नाइट बार में, जहाँ पर एक लड़की उसके पास आकर के डांस करने लगती है। फिर वो उसे अपने कमरे पे ले जाती है और निक जानता है कि इस लड़की के ताल्लुकात रे से हैं, इसीलिए वो भी उसके करीब जाने लगता है और वो लड़की उसे बता देती है कि ये लोग अगली चोरी करने वाले हैं पीको रिवेरा बैंक में। इसीलिए अब निक भी खुश हो जाता है। लेकिन जब निक सुबह सुबह यहाँ से निकल रहा होता है तभी वो यहाँ पे रे को देखता है और हमें पता लगता है कि रे ने ये सब कुछ जानबूझ के किया था और उसने ही अपनी गर्लफ्रेंड को कहा था कि वो निक के पास जाए और उसे बैंक का नाम बताए। और अब सारे लोग तैयारी करने लगते हैं। रे यहाँ पे सबको बंदूकें देता है और वो आज एक बंदूक डॉनी को भी देता है और दूसरी तरफ निक भी अपने सारे आदमियों के साथ तैयार हो जाता है और निकल पड़ता है बैंक की तरफ। तब तक ये लोग बैंक के अंदर दाखिल हो जाते हैं और देखते ही देखते सारे लोगों को बंधक बना लेते हैं और उनके चेहरे पे मास्क लगा देते हैं। फिर ये जाता है यहाँ के मैनेजर के पास और कहता है कि पुलिस वालों को कॉल करो और उन्हें हमारी शर्तें बताओ कि हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए और उसके साथ साथ $10 मिलियन और पुलिस वाले जितनी देरी करेंगे हम उतने ही ज्यादा यहाँ के लोगों को मारेंगे। तब इस बात को सुनते ही पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे चली आती हैं और इस चीज को देख करके निक भड़क जाता है और वो पहुंचता है यहाँ की FBI की टीम के पास और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये हमारा केस है और हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ने ही वाले हैं। तभी इनके एक नेगोशिएटर अंदर कॉल कर देता है और इस चीज को देखने के बाद रे भड़क जाता है और अपने आदमी को कहता है कि एक लड़की को मार दो। इसीलिए इसका आदमी एक लड़की को ले जाता है अलग कमरे में और उसे गोली मार देता है। तब इस चीज को देखने के बाद अब निक और भी ज्यादा भड़क जाता है। तब पुलिस वाले कहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी हेलीकॉप्टर का जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसीलिए सारे लोग इंतजार करने लगते हैं। तभी हम मैक को देखते हैं और मैक ने यहाँ का रिजर्व बैंक की लाइन हैक कर ली है और अब मैक को पता लग जाता है कि समय आ चुका है जब पीको रिवेरा बैंक से पैसा जाएगा रिजर्व बैंक में और एक की टीम इसी बात का इंतजार कर रही थी। इसीलिए वे लोग मैनेजर को लेकर के जाते हैं तिजोरी के पास और उसे तिजोरी खुलवाते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करते हैं, जिसे देखने के बाद सबको लगता है कि इन लोगों ने तिजोरी तोड़ी है। तभी निक की नजर पड़ती है यहाँ के टनल पे और वो समझ जाता है कि ये तिजोरी नहीं बल्कि टनल के टूटने की आवाज थी। इसीलिए वो अपनी बंदूक लेता है और अंदर जाने लगता है। तब वो देखता है कि अंदर के सारे लोग सलामत हैं और जब वो अंदर जाता है तब हमें पता लगता है कि उन लोगों ने किसी को नहीं मारा है और वो लड़की भी सलामत है जिसे वो अंदर लेकर के गए थे। लेकिन अब ये लोग यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सारे लोग टनल से भाग चुके हैं और निक को एहसास होने लगता है कि ये लोग शायद गए हैं रिजर्व बैंक और ये बड़ा हाथ मारने वाले हैं। इसीलिए लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन वो FBI को कुछ भी नहीं बताते। तभी हम रे को देखते हैं जो अपने ट्रक में पीको रिवेरा के सारे पैसों को रख करके पहुंचता है रिजर्व बैंक, क्योंकि इनके पास यही एक रास्ता था अंदर जाने का। फिर लोग गाड़ी से पैसों को बाहर निकालते हैं और लेकर के जाने लगते हैं बैंक के अंदर। तब हम देखते हैं कि डॉनी इन पैसों के बॉक्स के अंदर छुपा हुआ है और वो उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे सारे पैसों को काउंट किया जाएगा। तभी हम बॉस्को को देखते हैं जो यहाँ की बिजली काटने लगता है और डॉनी एक मशीन निकालता है जिससे वो यहाँ के सारे कैमराज को ऑफ कर देता है और इस कमरे की अब कोई भी इमेज नहीं होती कंट्रोल रूम में। इसीलिए डॉनी अपने बॉक्स से बाहर निकलता है और दूसरे बॉक्स में से वो पैसे निकाल करके एक बैग में भरने लगता है और कचरे के डब्बे में फेंकता है। डॉनी अभी उस बॉक्स से पैसे निकाल रहा है जिसको पहले ही गिन लिया गया है और अब उसे कोई नहीं गिनेगा। वो सारे लोग उन पैसों को कचरा बना देंगे और डॉनी जितने पैसों को कचरे में फेंक रहा है वो सारे पैसों को कचरे वाली गाड़ी बाहर लेकर के चली जाएगी। लेकिन डॉनी के पास बहुत कम टाइम है क्योंकि कंट्रोल रूम में पता लग गया है कि वहाँ के कैमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा, इसीलिए वो यहाँ के गार्ड्स को लेकर के आ रहे हैं। तब तक डॉनी बहुत सारे पैसों को कचरे में फेंक देता है और खुद चला जाता है एयर कंडीशनिंग टनल में। तभी यहाँ पे गार्ड्स आते हैं और वो पीको रिवेरा के पैसों को गिनने लगते हैं और पैसे बिल्कुल बराबर होते हैं। जितने पैसे बैंक से आने थे एग्जैक्ट उतने ही पैसे आए होते हैं। इसीलिए वो रे और एंसन को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और जितने भी पैसों को डॉनी ने कचरे में फेंका था अब कचरे की गाड़ी उसे भी लेकर के जाने लगती है और एयर कंडीशनिंग टनल से होता हुआ डॉनी पहुंचता है वॉशरूम में और जो खाने का डब्बा उसने अंदर छोड़ा था अब वो उसे निकाल लेता है और अंदर जाकर के एक लेडी को डिलीवर करता है और डिलीवरी बॉय बनकर के बड़े ही चालाकी के साथ दरवाजे से बाहर निकल जाता है। तभी हम कचरे की गाड़ी को देखते हैं जो यहाँ से बाहर जा रहा होता है। तभी सेम वैसे ही एक कचरे की गाड़ी आती है और जिस कचरे की गाड़ी में पैसे हैं वो किसी और रास्ते चली जाती है और जिस गाड़ी में सिर्फ कचरा है वो गाड़ी रास्ते पे जाने लगती है और उसी गाड़ी को आकर के बॉस को रोकता है और उसे लगता है कि यही वो गाड़ी है जिसके अंदर कचरे में सारे पैसे हैं। लेकिन उसे पता नहीं है कि वो गाड़ी कहीं और ही जा चुकी है और इनके साथ कोई और हेरा फेरी कर रहा है। इसीलिए वो कचरे की गाड़ी को लेकर के उस जगह पे जाने वाला है जहाँ पे सारे लोग मिलने वाले हैं। तभी निक की टीम यहाँ पे डॉनी को पकड़ लेती
होती है कि उन्हें लग रहा है कि डॉनी उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन डॉनी यहाँ पे सारी बातें बता देता है और वो ये भी बताता है कि रे अभी कहाँ पे है और वो कहाँ जाने वाला है। इसलिए निक अपनी पूरी टीम को लेकर के निकल पड़ता है। तब तक सारे कचरे के डब्बों को निकाल करके रे भी निकल जाता है और उनकी गाड़ी जाकर के फंस जाती है एक ट्रैफिक में और यहीं पे निक उन्हें देख लेता है और रे को भी ये बात पता लग जाती है। इसीलिए सारे लोग अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और देखते ही देखते यहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है और चारों तरफ गोलियां चल रही होती है और सब एक दूसरे के जान के प्यासे। रे यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वालों को मारता है। तब वो लोग भी इनके साथियों को मारने लगते हैं। वो सबसे पहले बॉस्को को मारते हैं, उसके बाद इंसन को भी मार देते हैं और इस चीज को देख करके रे भागने लगता है। तब निक उसका पीछा करता है और निक जब उसके सामने जाता है तब उसे बंदूक नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन रे जैसे ही बंदूक उठाता है निक उस पर दनादन गोलियां चला के उसका काम तमाम कर देता है और वापस आता है अपनी गाड़ी के पास। तब उसे पता लगता है कि डॉनी यहाँ से भाग चुका है, लेकिन जब वो रे के गाड़ी के पास जाकर के कचरे के डब्बे को देखता है तब उसे पता लगता है कि इसमें पैसे नहीं है बल्कि सिर्फ पैसों का चूड़ा है। इसीलिए वो समझ नहीं पाता है कि ये लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते थे कि इन्होंने कचरे के लिए अपनी जान दे दी। इसीलिए निक इन सारी चीजों को पता लगाने लगता है और वो उस बार में जाता है जहाँ पे डॉनी काम किया करता था। तब उसे पता लगता है कि डॉनी यहाँ से काम छोड़ के जा चुका है। तभी वो दीवार पे एक तस्वीर देखता है जिसमें एक फुटबॉल टीम होती है और डॉनी भी इसी टीम के साथ खेलता था और इसी तस्वीर में यहाँ पे निक देखता है मैक को और हम उस आदमी को भी देखते हैं जो असली पैसों वाले कचरे की ट्रक को लेकर के जा रहा था, जिसके बारे में पुलिस को कोई भी आइडिया नहीं था। तभी निक देखता है कि यहाँ पे हर तरफ रिजर्व बैंक के एम्प्लॉई हैं, इसीलिए वो बाहर निकलता है और देखता है कि रिजर्व बैंक बिल्कुल बगल में ही है। तब हमें यहाँ पे पूरी बात पता लगती है कि इस पूरे रॉबरी का मास्टरमाइंड डॉनी था और उसने ये पूरी की पूरी प्लानिंग बताई थी रे के गैंग को और रिजर्व बैंक के बारे में वो सारी जानकारियां लोगों से निकलवा लेता था क्योंकि रिजर्व बैंक के सारे एम्प्लॉई इसी बार में आते थे और नशे की हालत में उनसे बहुत सारी जानकारियां निकलवाता था और उसने जानबूझ के पुलिस वालों को सारी चीजें बताई ताकि पुलिस वाले रे के गैंग को मार दे और ये सारे पैसे लेकर के फरार हो जाए। इसीलिए उसने असली कचरे की गाड़ी को पहले ही गायब करवा दिया था और उन सारे के सारे पैसों को टायर में भर के दूसरे देश भिजवा दिया और इधर रे का पूरा गैंग खत्म हो गया। तभी हम डॉनी को लंदन में देखते हैं और इस बार वो फिर से बारटेंडर है और ये बार डायमंड एक्सचेंज के बिल्कुल सामने है। इसीलिए जब वहाँ का एक एम्प्लॉई अंदर आता है तब डॉनी उसे एक ड्रिंक अपनी तरफ से देता है और हमें समझ में आता है कि इनका अगला टारगेट अब डायमंड एक्सचेंज है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।